नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई जो वैकेंसी जारी की है, जिसकी बहुत लंबे समय से, एक लंबे अरसे से बच्चों को प्रतीक्षा थी, इंतजार थी। लगभग 4 साढ़े 4 वर्ष के अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में ये बहुप्रतीक्षित वैकेंसी साथियों देखने को मिली है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो यूपीएसआई है, यानी कि जो उप निरीक्षक है साथियों, उसकी वैकेंसी आई है। अगर साथियों हम कुल पदों की बात करें, कुल पदों की संख्या है जो साथियों, इसमें 4543 टोटल पद है, यानी कि 4543 पद है। लेकिन साथियों, ये अभी फिलहाल शुरुआती पद हैं। शुरुआती पद 4543 है। जैसे जैसे भर्ती बोर्ड को विभाग की तरफ से अध्याचन मिलेगा, यानी विभाग ये कहेगा कि अभी जो है और इतने पद खाली हो गए, यानी इतने जो दरोगा है वो रिटायर हो गए, तो जो भर्ती बोर्ड है साथियों, वो इनकी संख्या को बढ़ा भी सकता है। जिस साथी ने नोटिस को पढ़ा होगा, उसने इस चीज पे गौर किया होगा कि वहां पे ये स्पष्ट तौर पे लाइन लिखी गई है कि भर्ती बोर्ड किसी भी समय जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियां हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन कर सकता है। और साथियों, आज तक अगर भर्ती बोर्ड के इतिहास में देखा जाए तो परिवर्तन हमेशा सकारात्मक हुआ है, नकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। यानी कि जो 4543 पद है साथियों, संभावना है कि ये पदों की जो संख्या है वो बढ़ के साथियों 5000 तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, आज जो हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो उसका कारण ये है कि हम जो यूपीएसआई की वैकेंसी है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए साथियों, जैसे आपने बहुत सारी जो वीडियोस हैं या शॉर्ट वीडियोस हैं, उनमें आपने देखा होगा कुछ आपके ऐसे डाउट होंगे जो नहीं क्लियर हो पाए होंगे। आज हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। उस सिलेबस से संबंधित हो साथियों, वो एज में जो आयु है, आयु में जो छूट मिली है वो कितनी मिली है, उससे संबंधित हो। या आप देखोगे, आपको वहां पे नोटिफिकेशन में कई प्रकार की वैकेंसीज दिखेंगी। लगभग उप निरीक्षक में भी साथियों 4 प्रकार का है। और उसमें भी साथियों फिर ये दिया गया है कि जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते टाइम आपको उनमें से चयन करना है, यानी अपनी चॉइस भरनी है कि आपको नागरिक पुलिस में जाना है, नागरिक उप निरीक्षक में जाना है, या पीएससी में जाना है, या एसएसएफ में जाना है, या महिला बटालियन में जाना है। जाहिर सी बात है, लड़के तो महिला बटालियन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो लड़कों के पास कितने ऑप्शन बचे साथियों? केवल 3 ऑप्शन बचते हैं। कितने ऑप्शन बचते हैं? 3। यानी ये 3 जब वो ऑप्शन चॉइस करेंगे तो आपकी चॉइस होगी, आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दोगे, सेकंड किसे दोगे, थर्ड किसे दोगे। जबकि अगर साथियों लड़कियों की बात करेंगे, तो लड़कियों के पास चारों चॉइस है, चारों वो इसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसे भी रख सकते हैं, नंबर 1 को भी, नंबर 2 को भी, वो जिसको भी चाहे साथियों। ठीक है साथियों, तो इसके विषय में साथियों विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी हैं प्रभास सर, वो आपको विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें। अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देंगे, कमेंट छोड़ देंगे, हम वहां पे आपका रिप्लाई करेंगे। तो प्रभास सर को मैं माइक देता हूं, वो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जी सर। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि सर ने बताया है कि लगभग 4 से 4.5 साल बाद ये वैकेंसी फिर से देखने को मिली है, और जो बच्चा 2021 में अपना सपना साकार नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि इस बार 2025 की ये यूपीएसआई की जो नई भर्ती है, इसमें अपना सपना साकार कर ले वर्दी पहनने का। तो चलिए बच्चों, मैं डिटेल में थोड़ा मतलब आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके कुछ भी डाउट ना बचे। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर हम अपियरिंग में हैं, तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका है जो नेट वाला है, ठीक है। तो उन सब पे हम डिटेल में बच्चों चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है बच्चों, ये 12 अगस्त को रिलीज हो चुका था, ठीक है। और इसमें टोटल 4 पद है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो पद है बच्चों, ये हमारा सिविल पुलिस का है, ठीक है बच्चों, सिविल का है, जो थाने की पुलिस होगी। और जो दूसरा पद है बच्चों,
ये प्लाटून कमांडर पीएससी, यानी कि ये जो पद है ये पीएससी का है और ये केवल पुरुष के लिए है। और जो उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस है ये आर्म फोर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर आर्म फोर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि एक तरीके से ये पीएससी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, यानी कि एसएसएफ इसको बोलते हैं हम, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये भी केवल और केवल पुरुष के लिए है। ठीक है, अब जो चौथा पद है वो महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, ये एक नया पद है बच्चों, इस बार ये पहली बार ही आपको देखने को मिला है। आपने देखा होगा लगभग कुछ समय पहले जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि 3 जिलों में 3 जनपद में महिला बटालियन होगी। एक बटालियन जो है लखनऊ में होगी, एक बटालियन जो है गोरखपुर में होगी और एक बटालियन जो है महिला की वो बदायूं में होगी। तो ये पहली बार ही बच्चों यहाँ पर निकला है। एक तरीके से ये पीएससी का ही पद है, यानी कि इससे पहले अब तक जो पीएससी थी वो केवल पुरुषों के लिए थी, लेकिन इस बार जो है बच्चों ये महिलाओं के लिए भी बना दी गई 3 जनपदों में। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए, अगर मैं बात करता हूं महिलाओं के लिए, तो महिला जो है वो पहला जो पद होगा इसमें पुरुषों के साथ भाग ले सकती है, फाइट कर सकती है पहले पद में। लेकिन जो दूसरा पद है और जो ये तीसरा पद है ये केवल और केवल पुरुषों के लिए है, इसमें फीमेल भाग नहीं ले सकती बच्चों। ठीक है, और जो फीमेल भाग लेगी पहले में और चौथे में भाग लेगी। क्लियर है बात यहां तक? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, अब बात को समझिए बच्चों। पहला जो पद है ये पुरुष और महिलाओं के लिए है, और इसमें जो यूआर होंगे यानी कि जनरल वाले होंगे उनके लिए वैकेंसी है 1705। ठीक है, 1705। अब जनरल में अदर स्टेट के भी बच्चे फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस वालों की, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है यहाँ पर 422। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी की जो वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है वो है 1143। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और इनके लिए है 890। और जो अनुसूचित जनजाति है एसटी, इनके लिए वैकेंसी है बच्चों 82। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4242 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुरुष और महिला, ये पहले वाले में पुरुष भी भाग लेगी और महिला भी फाइट करेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा जो पद है ये हमारा दूसरा पद है, ये केवल और केवल पुरुषों के लिए है, ये पीएससी वाला है। ठीक है बच्चों, पीएससी वाला है सशस्त्र पुलिस के लिए यानी कि आर्म फोर्स। अब जो आर्म फोर्स की मैं बात करता हूं, देखिए आर्म फोर्स का काम क्या होता है। आर्म फोर्स का काम होता है कि मान लो कहीं दंगे भड़क गए या फिर जो है कोई प्रदर्शन चल रहा है, दंगे भड़क सकते हैं वहां पे, या फिर किसी वीआईपी की सुरक्षा में इन्हीं को तैनात किया जाता है। जो ये सिविल पुलिस है इनको तैनात नहीं किया जाता, सिविल पुलिस केवल थाने में काम करती है। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते आगे। इसमें अनारक्षित के लिए यानी कि जनरल वालों के लिए संख्या है 56 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 13 और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए है यहाँ पर 36 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए है यहाँ पर 28 और एसटी के लिए बच्चों यहाँ पे 2 है, यानी कि टोटल हुई यहाँ पे 135। इससे पहले वाले में टोटल 4242 वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी थी। अब टोटल यहाँ पर दूसरे वाले पद में 135 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पद है ये भी पुरुषों के लिए ही आरक्षित किया गया है, पुरुष ही यहाँ पर भाग ले सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। यह है बच्चों एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि कोई सरकारी बिल्डिंग है, जैसे कि आपने देखा होगा कि नोएडा में मेट्रो चली हुई है, तो वहां पर जो काम करते हैं वो एसएसएफ के जवान ही काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जनरल के कैटेगरी के लिए जो है वो 25 वैकेंसी है, 25 संख्या है इनकी, है ना। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है यहाँ पर 6 वैकेंसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों 16 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 12 है और एसटी के लिए बच्चों 1 है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर तीसरे वाले पद में बच्चों 60 वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब चौथे की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, ये चौथा जो पद है ये केवल और केवल महिला ही इसको भर सकती है, वरीयता दे सकती है बच्चों। ये एक तरीके से महिलाओं के लिए पीएससी है, जो पहले पुरुषों के लिए होती थी अब भी होती है। ठीक है, अब ये पहली बार ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और ये जो है कहां पर तैनात होगी, कहां इनका वो बनेगा, मैंने नाम दे दिया है गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ। ठीक है बच्चों, 3 जनपद में एक एक बटालियन यहाँ पे महिलाओं वाली चलेगी। तो आरक्षित के लिए कितनी सीट है यहाँ पर? अनारक्षित के लिए मतलब जनरल के लिए 47,
ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए बच्चों यहाँ पर कितनी है 27 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए बच्चों 21 है और एसटी के लिए यहाँ पर है वैकेंसी 1। केवल एसटी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है और टोटल यहाँ पर हो जाता है 106। तो इस तरीके से बच्चों ये टोटल जो 4 पद है, इन 4 पदों को मिलाकर टोटल जो वैकेंसी बनती है यूपीएसआई में वो बनती है बच्चों 4543। इनको जोड़ने के बाद 4543 ये कुल वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, अब नोटिफिकेशन में साफ साफ शब्दों में ये भी बात लिख दी गई है कि आगे भविष्य में इनको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, लेकिन घटेगी नहीं, क्योंकि कभी भी नकारात्मक काम नहीं होता, कभी भी नकारात्मक वैकेंसी मतलब कभी घटी नहीं आज तक, है ना। हमेशा बढ़ने को बढ़ती तो है लेकिन घटती नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस बात को इसने साफ साफ शब्दों में लिख भी दिया है कि जो के वाला है वो महिला और पुरुष दोनों फाइट करेगी, यानी कि पहले पद में महिला और पुरुष दोनों फाइट कर सकते हैं। दूसरे में जो पीएससी वाले हैं उसमें केवल पुरुष, और जो तीसरा वाला पद है एसएसएफ वाला उसमें भी केवल पुरुष है, और जो चौथा है महिला बटालियन में उसमें केवल महिला ही फाइट करेगी। ये साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिख दिया गया है कि केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी। ठीक है, परीक्षा से पहले किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में लिखा जा चुका है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि की, देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12 अगस्त को ये रिलीज हुई थी वैकेंसी। 12 अगस्त से 11 नवंबर तक, वो सितंबर तक, 11 सितंबर तक जो है यहाँ पर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि लगभग पूरा 1 महीना है। ठीक है बच्चों, और शुल्क, आवेदन शुल्क जमा करने की भी 12 अगस्त से 11 सितंबर तक। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि दे रखी है यहाँ पर 12 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक। ठीक है बच्चों, चलिए, और लेकिन इसके लिए एक साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, तो ये जरूरी है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात और लिख रखी है, पहला पॉइंट जो है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। कई बार क्या होगा कि बच्चा वरीयता नहीं देता है ना, तो वरीयता नहीं देगा तो पहली बात तो फॉर्म भी फिल नहीं होगा क्योंकि सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वरीयता का क्रम जो है देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। कई बार क्या होगा कि बच्चा शुरुआत में पहला जो वरीयता देगा उसमें मान लो उसने पीएससी डाल दिया, लेकिन किसी के कहने पर अगर उसने कहा कि मुझे तो फिर दोबारा जो है चेंज करना है और सिविल पुलिस डालना है मुझे पहले क्रम पर, तो वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप वरीयता दोगे तो बहुत ध्यान से आपको जो है फॉर्म फिल कराना है, क्योंकि अगर फॉर्म में गलती होगी बच्चों तो वो कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए फॉर्म फिल करते समय बहुत सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। तो वरीयता के बारे में 3 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आवेदन शुल्क की, कि आवेदन शुल्क फीस क्या लगेगी फॉर्म फिल करने की। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो फीस होगी बच्चों वो 500 रुपए की होगी। यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति है एससी है, अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी है, उनके लिए 100 रुपए का डिस्काउंट कर दिया फीस में। यहाँ पर फीस कितनी है बच्चों 400 रुपए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में एक बात और लिख दिया गया है, अपेयरिंग वाले पात्र नहीं हो सकते। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे डाउट है, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज किया कई बच्चों ने कि सर हम भी भर सकते हैं कि फॉर्म, नहीं, कि हमारा रिजल्ट जो है नेट वाला आ चुका है लेकिन अभी जो मेन रिजल्ट होता है वो नहीं आया, तो अब बताओ हम भर सकते हैं कि नहीं। तो मैं उन्हीं के लिए आपको बताना चाहूंगा, ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब बात को समझिए बच्चों, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो तो धारित करनी है, मतलब वो तो लगानी ही है तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये बात लिखी हुई है उसकी अंक तालिका, अंक तालिका का मतलब क्या होगा बच्चों, मार्कशीट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अंक तालिका यानी कि मार्कशीट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों अथवा, ये जो अथवा है यहाँ पे इस बात को समझना, अथवा प्रमाण पत्र
तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मान के चलिए आपने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए और फाइनल ईयर के एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट आया वो नेट वाला आपके पास है, यानी कि उसी को हम मार्कशीट बोल रहे हैं, नेट वाली, ठीक है ना, उसकी अंक तालिका, उसको मार्कशीट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया कि अथवा, यह प्रमाण पत्र का मतलब डिग्री होगी पूरी आपकी, कि तुमने ग्रेजुएशन कर ली, जो आपकी डिग्री है, या तो आप डिग्री को लगा दो या फिर आप यहाँ पर बच्चों मार्कशीट को लगा सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक? तो यानी कि जिसके पास नेट वाली मार्कशीट भी है फाइनल ईयर की, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना घबराए। ठीक है बच्चों, चलिएगा, इतनी बात क्लियर हो चुकी। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए एपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले एपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ये साफ साफ शब्दों में लिख दिया। मान के चलिए कोई बच्चा है, फाइनल ईयर में ही है, लेकिन उसका एग्जाम नहीं हुआ, ना उसके पास नेट वाली मार्कशीट है, तो वो बच्चा इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास फाइनल ईयर की नेट वाली मार्कशीट आ चुकी है तो वो फॉर्म फिल कर पाएगा। ये डाउट जो बच्चों का था वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिएगा, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज की, देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, यानी कि दोनों के लिए। इसका मतलब ये पहले वाला पद है, यानी कि सिविल पुलिस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बटालियन हेतु तथा महिला बटालियन हेतु उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों हेतु। अब अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पहले तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब इनके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई 2025 को अगर वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन 1 जुलाई 2025 को अगर वो 28 वर्ष का हो जाता है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। आगे एज में छूट की भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि जो एज होगी वो 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि इससे पहले की नहीं होनी चाहिए और इससे बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हम डिस्काउंट, मतलब जो छूट होगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके तहत हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात को समझिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं कि 1/7/2025 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो, 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस पर हमने बात कर ली। ठीक है बच्चों, तो उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों के विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारी यही बात थी कि इनके बीच में हमारी जो है एज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका। अब यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जो जनरल वाले कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जो छूट मिली, एज रिलैक्सेशन मिला, वो कितना मिला? 3 का। ठीक है, और जो हमारे अनुसूचित जनजाति वाले बच्चे हैं उनको 5 का तो पहले ही था, 3 का और मिल गया, यानी कि टोटल यहाँ पे पूरा 8 का हो गया एक तरीके से, अगर मैं कहूँ, क्योंकि 5 का तो उसको पहले ही था। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वालों की, तो यहाँ पर 5 का पहले ही था, 3 का और मिल गया उनको। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी की, तो यहाँ 5 + 3 यानी कि 3-3 साल का सबको, जितना पहले उनको ऑलरेडी मिला हुआ था उसमें सबको 3-3 साल का जो है ना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ बच्चों सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या है यूपीएसआई के सिलेबस की। ठीक है, हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे यूपीएसआई के सिलेबस की। अभी बात को समझिए। देखिए सिलेबस अभी कोई भी चेंज नहीं है सिलेबस में। जो सिलेबस हमारा 2021 में था वही सिलेबस बच्चों आज भी है 2025 में भी। ठीक है, तो सामान्य हिंदी पहले भी 40 क्वेश्चन थे, 100 नंबर की हिंदी आती थी, और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान इसके भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। 40 क्वेश्चन हमारे जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि गणित की मैं अगर बात करूं तो 40 क्वेश्चन ही है और 100 नंबर के हैं। ठीक है, और अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो उसमें भी 40 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं। तो टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 160 है और टोटल जो अंक है बच्चों वो 400 है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 40 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं तो एक क्वेश्चन कितने का होगा बच्चों? एक क्वेश्चन होगा 2.5 नंबर का।
क्लियर है बात? एक क्वेश्चन होगा बच्चों पूरे 2.5 नंबर का, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बच्चों का फायदा हो गया, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुक्के लगाओगे, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बात और साफ कर दी गई बच्चों, ये भी बात बड़े ध्यान से सुनना है कि जो 35% अंक है वो प्रत्येक पोर्शन में आपको लेकर आने हैं। इसका मतलब मैथ का अगर तुमने 40 क्वेश्चन है टोटल मैथ में, तो 40 में से बच्चों 40 का 35% होगा 14 नंबर, यानी कि 14 क्वेश्चन, यानी कि 14 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही करने हैं हर पोर्शन में, ठीक है। 40 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, 35% तब होगा इनका, ठीक है। 14 क्वेश्चन सब में से ठीक करने हैं, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे। मान के चलो आपने इसमें पूरे 40 क्वेश्चन ठीक कर दिए, इसमें पूरे 40 क्वेश्चन ठीक कर दिए, इसमें भी पूरे 40 क्वेश्चन ठीक कर दिए, लेकिन रीजनिंग में आपके क्वेश्चन 13 ही रह गए, 13 ही ठीक हुए, बाकी सब गलत हो गए, तो बच्चों आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। यानी कि प्रत्येक पोर्शन में 35% तो लेकर आना ही है, ये अनिवार्य है। और दूसरी बात बच्चों यहां पर क्या लिख दी गई है कि कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। 50% अंक प्राप्त करने में विफल, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 50% का मतलब ये हुआ कि टोटल जो पेपर है वो 400 नंबर का है। अगर आप सभी पोर्शनों को मिलाकर 200 नंबर नहीं लेकर आए, तो इसका मतलब तब भी आप यूपी पुलिस में सिलेक्ट नहीं हो सकते, यूपीएसआई नहीं बन सकते, सितारों वाली वर्दी को नहीं पहन सकते। यानी कि 400 में से 200 नंबर भी लाने अनिवार्य है, और प्रत्येक पोर्शन में 14 क्वेश्चन भी ठीक करने अनिवार्य है। तो 35% और 50%, ये बात याद रखना, ठीक है बच्चों। और यहां पे कहा गया है बच्चों कि लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ऑफलाइन मोड वाली परीक्षा होगी, ठीक है, ओएमआर वाली होगी, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। टाइम क्या होगा? 2 घंटे का टाइम होगा, यानी कि 120 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या टोटल 160 है, ठीक है। लिखित परीक्षा के 4 भाग हैं, यानी कि 4 भाग हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस और संविधान वगैरह, ये सब कुछ है, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ देख लिया। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि 3 प्रतियां मिलेगी, यानी कि 3 प्रतियां होगी टोटल। जो ओएमआर सीट होगी, तो ओएमआर सीट में टोटल 3 प्रतियां होगी। एक तो प्रति होगी जो स्कैनिंग के लिए, वे ही आपसे ले लेंगे। दूसरी प्रति होगी बच्चों जो बोर्ड रखेगा, यहां पे लिखा हुआ है कि द्वितीय प्रति बोर्ड के अभिलेख हेतु। और तीसरी प्रति होगी बच्चों जो हमारे बच्चे रखेंगे, यानी कि आप लोग रखोगे। तीसरी प्रति को आप अपने घर लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आप पहली प्रति को वहां पर जमा नहीं कराओगे, तो भाई आप खुद, आपका जो पेपर है वो खुद स्वतः निरस्त समझा जाएगा, ये साफ शब्दों में लिख दिया गया है, ठीक है। अब बात को समझिए। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर यूपी पुलिस एसआई का पेपर है, तो क्या सारा का सारा पेपर हिंदी में ही होगा? तो बच्चों ऐसा भी जरूरी नहीं है। केवल और केवल हिंदी के सब्जेक्ट को छोड़कर, केवल और केवल हिंदी के सब्जेक्ट को छोड़कर मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस वाला पोर्शन हो, तो वो दोनों के दोनों आपको हिंदी में भी मिलेंगे क्वेश्चन, और वो आपको जो है इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, बाइलिंगुअल होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। केवल हिंदी वाले सब्जेक्ट को छोड़कर, ये साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण की, कि महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है शारीरिक मानक परीक्षण में, और पुरुषों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो बात को समझिए। पहला पॉइंट है यहाँ पे, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। अगर मैं बात करूं पुरुषों की हाइट के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहां सामान्य वर्ग है यानी कि जनरल कैटेगरी के, और अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के, और साथ में बच्चों अनुसूचित जाति यानी कि एससी वाले हैं, ठीक है ना। के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि अगर 167 भी होगी तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए है, और एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करता हूँ, एसटी वालों की अगर मैं बात करता हूँ, तो इन्हें थोड़ा सा मतलब जो है यहाँ पे डिस्काउंट मिला हुआ है, 168 से 160 कर दिया, यानी कि 8 सेंटीमीटर कम भी होगी इनकी, तो इनकी चल जाएगी। एससी वालों की मैं बात कर रहा हूं, अनुसूचित जनजातियों की, ठीक है, पुरुषों के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सीना की यानी कि छाती की अगर मैं बात करूं, तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए,
अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो माप है, मिनिमम जो माप है वो होगा 79 सेंटीमीटर, वो भी बिना फुलाने पर, ठीक है। और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होगा, यानी कि मिनिमम बिना फुलाए तो 79 होगा सेंटीमीटर, और फुलाने पर कितना होगा बच्चों, 84 सेंटीमीटर, यानी कि फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है, ये मिनिमम है, ठीक है। अब अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थी के लिए 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, यानी कि यहां पे भी इनको एससी वालों को जो है डिस्काउंट दे दिया गया है, छाती में भी, ठीक है ना। 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ये बात साफ शब्दों में बोल दी। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, साफ शब्दों में बोल दिया गया। तो जिस बच्चे का 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं आ रहा, तो अभी से भाई प्रयास करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों महिलाओं की, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं हाइट की, तो सामान्य वर्ग की महिला होगी, ओबीसी वर्ग की महिला होगी, अनुसूचित यानी कि एससी वाली महिला होगी। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी दे रखी है, 152 सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूनतम है। यहाँ पे तो बहुत कम कर दी महिलाओं के लिए पुरुषों की रेस्पेक्ट में, है ना। अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, एसटी वालों की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर उन्हें और डिस्काउंट दे दिया गया, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन की अगर मैं बात करूं, देखिए कई बच्चे थे हमारे जो वजन की वजह से जो है यूपी पुलिस में नहीं जा पाए, तो उनको निकाल दिया गया इसी कारण, है ना, वजन उनका पूरा नहीं हो पाया यूपी पुलिस में जो वजन था। तो यहां पर यह भी साफ शब्दों में लिख दिया गया, मैं स्पेशल महिलाओं की बात कर रहा हूं जिसका वजन 40 किलोग्राम से कम होगा, भले ही उनकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, तो भाई अपना वजन बढ़ा लो, चाहे पराठे वराठे सब खाओ, समोसा वगैरह जो भी खाना चाहते हो खाओ, है ना, लेकिन 40 किलोग्राम के आसपास कर लो, 40 से ज्यादा कर लोगे ज्यादा बढ़िया है ना। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना जरूरी है, ये साफ शब्दों में बोल दिया गया। पुरुषों के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही गई इसमें नोटिफिकेशन में कि कितना वजन होगा, वैसे भी पुरुषों का तो ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। चलिए खैर, अब मैं बात करता हूं शारीरिक दक्षता परीक्षण की। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है फिजिकल में, केवल और केवल रेस है, दौड़ करनी है बस, है ना। अब दौड़ कितनी बताई गई है, देखिए यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अपेक्षा की जाएगी अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4800 मीटर, 4800 मीटर कितने टाइम में भाई, 28 मिनट में। पुरुषों के लिए 28 मिनट में 4800 मीटर मारनी है, क्वालिफाई, केवल क्वालिफाई करनी है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे 4800 मीटर को जो है 20 मिनट में ही पूरा कर लेंगे, लेकिन उनको अलग से कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, तो आराम से 28 मिनट में पूरा करना है 4800 मीटर की दौड़ को, ठीक है। अब इसी महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं, तो महिलाओं की जस्ट आधी कर दी गई, यानी कि 2.4 किलोमीटर की दौड़ करनी है। महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ होगी, 2400 मीटर की दौड़ होगी कितने मिनट में, 16 मिनट में। तो आराम से 16 मिनट में आराम से लग जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करते हो तो। केवल और केवल दौड़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात और लिख रखी है बच्चों कि जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मान के चलिए किसी कोई महिला है अगर वो गर्भवती है, वो जा नहीं पाई, तो उसके लिए बाद में कोई व्यवस्था नहीं है, उसको जो है बाद में यहाँ पर लिख दिया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की अंतिम तिथि के पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी बच्चे को कोई चोट, भगवान न करे कि चोट लगे, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखना है कि अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया और फिजिकल टेस्ट की बारी है, तो उस दौरान आपको अपने आप को बहुत सेफ रखना है, ताकि आपको कुछ भी दुर्घटना ना हो किसी भी प्रकार की, ठीक है बच्चों। तो कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ये मान लो चोट की तो बात अलग, अगर कोई गर्भवती महिला भी होगी ना, तो उसको भी बाद में अवसर नहीं दिया जाएगा, ये साफ शब्दों में इसमें बता दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों प्रमाण पत्रों की, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, इन सब की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ध्यान दो। अगर मैं बात करूं सबसे पहले अनुसूचित जाति की, यानी कि एससी वालों की, तो उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो 11 सितंबर 2025 तक का बना होना चाहिए। इससे पहले चाहे कितना भी पुराना हो, लेकिन 11 सितंबर 2025 तक
अपना जो है इसमें बना के डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, इससे पहले कुछ भी हो सकता है कि मान लो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पे किस स्थिति से ऐसे कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया। ठीक है, इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करता हूँ, एसटी वालों की, तो यहाँ पर भी किस स्थिति से कुछ नहीं बताया गया, यानी कि कितना भी पुराना हो, 11/9/2025 तक जो है आपको यहाँ पर बनवा सकते हो। 11/9 तक भी बनेगा तो वो भी चलेगा, मतलब कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वालों की मैं बात करता हूं, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए यहां पर किस स्थिति से बता दिया गया है, किसी का प्रमाण पत्र अगर 1 अप्रैल 2025 से पुराना है तो वो नहीं चलेगा बच्चों। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 11/9/2025, 11 सितंबर 2025 के बीच में कोई भी दिन होगा, कोई भी डेट होगी, वो यहां पर चलेगा, इससे पुराना नहीं चलेगा। यानी कि आपको ओबीसी वालों को नया प्रमाण पत्र यहां पे बनवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों की, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी साफ शब्दों में बोल दिया गया कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 11 सितंबर 2025 तक के बीच में कोई भी डेट का हो वो चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से पहले का अगर आपका बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं राज्य कर्मचारी के लिए अनुमन्य प्रमाण पत्र, तो उसके लिए बच्चों कितना भी पुराना हो वो चलेगा, लेकिन 11/9/2025 तक का होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए भी 11/9/2025 तक का होना चाहिए, चाहे कितना भी पुराना हो को चलेगा वो। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे क्या होगा, 11/9/2025 तक का होना चाहिए, वो चलेगा। ठीक है, सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ये आपको पहले से ही पता है, ये बता दिया गया था कि सबसे पहले ओटीआर कराना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है, तभी आप अपने फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी बात हमने कर ली है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ वाला। अब देखिए फोटोग्राफ में क्या होगा कि कई बार जो है ना बच्चे पहले से ही फोटो जो है पासपोर्ट साइज के खिंचवा के रखते हैं, और वो फोटो बिल्कुल नहीं चलेगा। साफ शब्दों में ये बात लिख दी गई है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों की रियल टाइम यानी कि लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी। रियल टाइम फोटोग्राफ की शर्तें क्या दे रखी है। पहला पॉइंट है, रियल टाइम फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा हो या अन्य कोई उपकरण हो, चाहे आपका मोबाइल फोन भी हो। ठीक है, जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सके। इस बात का मतलब है जिस दिन आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो उसी टाइम आपको एक लाइव फोटोग्राफ खिंचवाना है, क्लिक कराना है, वो ही वहां पर डलेगा। ठीक है, अब इसने कहा कि रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहनकर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। भले ही आप कितने भी फैंसी हो, तो उस टाइम भाई अपनी टोपी उतार के रख देना, तब जाके अपना फोटो जो है खिंचवा के तब अपलोड करना। ठीक है, यानी कि टोपी वाला फोटो बिल्कुल नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई मास्क नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े बाल रखते हैं बच्चे तो बालों से ढका नहीं होना चाहिए, कोई कपड़ा छाया आभूषण कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा फेस दिखना चाहिए। डी पॉइंट देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आंखों पर चश्मा धारण किया जाता है, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिंब या कोई रोशनी या कोई लाइट न पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर कोई रोशनी पड़ेगी तो इसका मतलब है चश्मे के अंदर जो आंखें होगी वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और इनका कहना है कि आंखें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कह रहा है कि अर्थात अभ्यर्थी की आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ ब्लर हो या धुंधली हो तो बिल्कुल नहीं चलेगी वो। रियल टाइम फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए। पता चला तुमने फोटो क्लिक करवा लिया और फिर उसको एडिट करने में लग गए, तो भाई चमक के चक्कर में अपना फॉर्म जो है ना निरस्त मत करा देना। तो जैसा फोटो आया, जितना सुंदर फोटो आया, उसी को अपलोड करना है। ठीक है, जो भी रियल होगा आपका। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई। जी पॉइंट को देखिए, रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करेंगे। धारित वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं उन भाइयों के लिए बात कर रहा हूं, मान के चलो वो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से यूपी पुलिस कांस्टेबल में होंगे। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी सेलेक्ट है, अब वे यूपीएसआई की अगर
फॉर्म फिल करेंगे तो वर्दी में अपना फोटो क्लिक नहीं कराना और वर्दी में अपने पेपर को देने के लिए भी नहीं जाना एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप वर्दी में जाओगे तो बच्चों आपको बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया जाएगा, वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वर्दी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ना फोटो कराते समय और न ही साथ साथ में जब एग्जाम दोगे वहां पर भी वर्दी पहनकर नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पर साफ शब्दों में ये बात लिखी गई है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एच वाले पॉइंट की, तो लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय, देखो ये लिख दिया कि किसी भी चरण में भाग लेते समय कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, यदि अभ्यर्थी की रियल टाइम फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता, चलिए ये तो पढ़ लेना तुम, सिंपल है, तो कुछ नहीं इतना खास दे रखा इसने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हस्ताक्षर की बात कर लेते हैं। हस्ताक्षर में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आवेदक को सफेद कागज पर और काले स्याही वाले पेन का इस्तेमाल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पता चला तुमने सफेद कागज पर ब्लू पेन यूज कर लिया तो वो नहीं चलेगा, काले पेन का ही यूज करना है, बॉल पेन का, वो भी, ठीक है बच्चों। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, पदों की वरीयता क्रम। देखो, वरीयता क्रम देना बहुत जरूरी है ना। पुरुष अभ्यर्थी हेतु वरीयता क्रम, मान के चलिए एक बच्चे ने पहले भर लिया यूपी सिविल पुलिस वाला, ठीक है। उसके बाद प्लाटून कमांडर पीएससी, उसके बाद प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ वाला भर दिया। फिर उसका मन करा कि यार मुझे तो ना आगे पढ़ना है, आगे तैयारी करनी है, ठीक है, तो मैं चेंज कर लेता हूं। तो भाई चेंज नहीं होगा, तो एक बार में ही वरीयता क्रम को ध्यान से ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं वरीयता क्रम की, तो वरीयता क्रम वैसे तो अपनी अपनी चॉइस होती है, तो जिस चीज में लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, जिस क्रम में, ऐसे ही भर देना। ये सिविल वाली होगी, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये पीएससी होगी, उसके बाद बच्चों ये एसएसएफ वाली होगी। अब कुछ बच्चों का कहना है कि हमें फ्री रहना है, तो भाई पीएससी के बाद पीएससी ना भर के पहले एसएसएफ भर देना, या फिर पीएससी सबसे लास्ट में कर देना। लेकिन कोई भी बच्चा हो, मोस्टली वो सिविल पुलिस ही भरता है सबसे पहले नंबर पर, ठीक है। बाकी आपकी अपनी खुद की चॉइस होगी, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए दो ही वरीयता क्रम है, या तो सिविल वाली या फिर जो है पीएससी वाली। तो अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो इसका मतलब पीएससी को पहले भर लेना और थाने वाली पुलिस को बाद में भर लेना, जैसे भी तुम्हें उचित लगे, ठीक है। यहाँ पे वरीयता क्रम भरना जरूरी है, ये बात है। अब देखो, ये नोट करके उसने साफ साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में लिख दिया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का क्रम चयन करना अनिवार्य होगा। क्लियर है बात, ये करना ही करना है बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र की अपलोडिंग, तो किस तरीके से होगी अपलोडिंग, तो यहाँ पे बोल रखा है डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोडिंग करनी है। अगर डिजी लॉकर से अपलोड नहीं हो पा रही है तो तुम क्या करोगे, उस नेट वाले को बोलना कि उस प्रति को स्कैन करके अपलोड कर दे। स्कैन करवा के अपलोड करना, डायरेक्ट अपलोड नहीं करवाना, ये साफ शब्दों में बोल दिया। जहां पे भी आप फॉर्म फिल करोगे तो ये सारी बात आप उसको बता देना कि डिजी लॉकर के माध्यम से करो अपलोड, ठीक है। अगर नहीं हो पा वो अलग बात है, तो प्रति को स्कैन करके ही आपको अपलोड करानी है, ये बात याद रखना। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेट वाला इतनी जानकारी नहीं रखता, आपको इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं भाई। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की चर्चा कि सिलेबस क्या है, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो यहाँ पे सिलेबस में हमने डिस्कशन कर ही लिया था कि 40-40 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक जो है 100-100 नंबर का होगा। अब सिलेबस क्या होगा, अगर मैं बात करूं बच्चों सामान्य हिंदी की, तो हिंदी की अगर मैं चर्चा करता हूं तो हिंदी संपूर्ण हिंदी है, जो पहले आई थी वही सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है हिंदी में, ठीक है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, वो ये हिंदी भाषा का विकास हो गया, भारोपीय भाषाएं पढ़ते हैं हम यहाँ पे, भारतीय भाषाएं पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण, कंप्लीट हिंदी व्याकरण होगी, ठीक है। हिंदी वर्णमाला होगी, तत्सम तद्भव होगी, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थक वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द, ये सब कुछ वही है। वोकेबलरी, व्याकरण, साथ में अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिएगा, अब ये है बच्चों मूल विधि संविधान, इसके बारे में आपको सन्नी यादव जी बताओगे अभी थोड़ी देर में। मैं पहले मैथ की चर्चा कर लेता हूं एक बार। अब यहाँ पे मैथ पाइए सबसे पहले, देखिए बच्चों, भाई मैथ के कहने को तो 40 क्वेश्चन है, मैथ के कहने को तो बच्चों 40 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इतना तो यहां तक मैथ ही मैथ है ना, ये सारा का सारा क्या है, मैथ है, ठीक है। लेकिन इसी मैथ में बच्चों यहाँ पर रीजनिंग भी डाल रखी है, इसी मैथ में बच्चों यहाँ पर रीजनिंग भी डाली हुई है। क्लियर है बात, याद तक। अब बात को समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं, आपने अगर 2021 का पेपर दिया था, या आप
PYQ आप देखोगे 2021 के पेपर आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैथ में रीजनिंग भी लगा रखी है। तो इसका मतलब 40 क्वेश्चन में से लगभग 32 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ के क्वेश्चन दिखाई देंगे और 8 क्वेश्चन मैथ में भी आपको रीजनिंग दिखाई देगी, या 30 भी हो सकते हैं मैथ के क्वेश्चन, बाकी 10 क्वेश्चन रीजनिंग दिखाई देगी। यानी कि रीजनिंग का अपना खुद का वेटेज 40 नंबर का तो है ही, 40 क्वेश्चन तो है ही, साथ में जो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको मैथ में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब लगभग ये मान के चलना रीजनिंग का जो वेटेज होगा वो 40 से ज्यादा ही होगा, 48 या 50 के आसपास जाएगा। ठीक है, मैथ 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन, वो 2021 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर 2025 की मैं बात करता हूं बच्चों, तो हो सकता है कि 40 के 40 क्वेश्चन मैथ के दे दिए, है ना। कुछ ये तो पता ही नहीं ना अभी तक। ठीक है, क्या पता कैसा पेपर बन गया है भाई, रीजनिंग का रीजनिंग के पोर्शन में ही दे और मैथ का मैथ के पोर्शन में दे, तो 40 के 40 क्वेश्चन मैथ के हो सकते हैं। ठीक है, ये था मैथ का। और मैथ में सारे के सारे चैप्टर वही है बच्चों जो नॉर्मली आप पढ़ते हो क्लास में। ठीक है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, सबका सिलेबस वही है। अगर मैं बात करूं किसी एसएससी के एग्जाम की, तो एसएससी के एग्जाम में जो सिलेबस है वही सिलेबस बच्चों यूपीएसआई का भी है। ठीक है, चलिए 4200 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है, रॉब वाली जॉब है एक तरीके से अगर मैं कहूं। ठीक है, ये है बच्चों आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग में बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग का सिलेबस वही है जो आप एसएससी में पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभिरुचि के क्वेश्चन थोड़े बहुत डाल दिए उसने। यहाँ पे बोल रहा होगा कि संबंध, अवधारणा, है ना, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंगणित तर्क, ये सब कुछ जो है इसमें डाल दिया। ठीक है, समस्या को सुलझाना, ये एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्थान भरना। ठीक है, तो भाई अपना वही सिलेबस है सारा जो हम नॉर्मली बैच में पढ़ते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी सन्नी सर बताओगे आपको अभी जो ये इसका पोर्शन है आपका मूल विधि का, संविधान का। ठीक है, ये आपका मूल विधि का पोर्शन है, ये संविधान का पोर्शन है, और बाकी ये सारी की सारी जीएस है। ठीक है बच्चों, अब जीएस में कितना वेटेज आपका मूल विधि का रहने वाला है, आ जाओ सर। मूल विधि का रहने वाला है, संविधान का कितना है, सब कुछ सर बताएंगे। ठीक है, चलिएगा। भाई उम्मीद करता हूं कि जो चीजें हैं वो आपके समझ में आई होगी। सर ने बहुत ही विस्तार से जो है चर्चा की है। ठीक है, तो चलिए जो अंतिम है पड़ाव मेरे हाथ में है। तो देखिए साथियों, जैसे कि अगर हम बच्चों इसमें 3 पोर्शन हो गए। एक हमारा एक मूल विधि हो गया, संविधान हो गया और सामान्य ज्ञान हो गया। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता है कि जो इसका ऑल ओवर वेटेज है वो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास ये चीजें आती हैं। ठीक है, 40 से 41 42 इसी के अराउंड जो है वो चीजें घूमती रहती है। तो अगर हम साथियों बात करें तो सबसे पहले हमारा मूल विधि है। ये मूल विधि केवल बच्चों जो है ये यूपीएसआई में ही आता है। यूपीएसआई में इसलिए आता है बच्चों क्योंकि जो जब आप थाने में जाओगे एफआईआर जो लिखनी होगी वो आपको लिखनी होगी, उसमें किस धारा का प्रयोग किया जाएगा तो उसकी सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ट्रेनिंग पे तो ये सारी जानकारी दी जाती है, लेकिन उससे पहले भी आपके पास ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगर साथियों मूल विधि की बात करें तो मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो बीएनएस है, पहले जैसे साथियों आपको पता होगा पहले आईपीसी आती थी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता आती थी। अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है साथियों, किससे, बीएनएस से कर दिया है। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। और उसके बाद बात करें बच्चों, जैसे महिला हो गया, बच्चे हो गए, एससी हो गया, इनसे संबंधित जो एक्ट होते हैं, जैसे कि बच्चों अगर बच्चों से संबंधित कोई अपराध होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होगा पोक्सो एक्ट है। इसी प्रकार साथियों दहेज निषेध अधिनियम है, महिलाओं को संरक्षण देने के लिए। तो इस प्रकार की ये कानून आते हैं साथियों। इसमें आईटी एक्ट भी है, साइबर अपराध का भी है, जो आपकी पीआईएल होती है, ठीक है, जनहित याचिका है। तो इस प्रकार भूमि सुधार है, भूमि अधिग्रहण है, भू राजस्व संबंधित है, इनका एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपका। उसके बाद साथियों जो दूसरा पोर्शन है हमारा वो भारतीय संविधान का है। अगर साथियों में बात करूं कि आपको ज्यादा फोकस किस पे रखना चाहिए, तो साथियों रखना चाहिए संविधान पे। लगभग साथियों 40 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन वो लगभग भारतीय संविधान के पूछे जाते हैं। तो आपको मूल विधि तो पढ़नी है, लेकिन जीएस तो पूरी पढ़नी है आपको। ये नहीं कि छोड़ना है कुछ कि जी हम छोड़ देंगे, लेकिन जो ज्यादा आपको फोकस रखना है बच्चों, वो भारतीय संविधान पे रखना है। ठीक है, तो ये लगभग ये मान के चलो आप 15 से 16 नंबर का आएगा भारतीय संविधान। इसकी हम बात करेंगे तो जैसे संविधान का उद्देश्य हो गया,
हमारे फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है साथियों, ठीक है। इसी के साथ साथियों जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, हमारी जो अनुसूची है, शेड्यूल्स है, ऑल इंडिया सर्विसेज है साथियों, उन सभी के बारे में साथियों जब हम पढ़ाएंगे इसके बारे में तो सारे के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बचे हुए में साथियों पूरा का पूरा आपकी जो जीएस है, अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, इतिहास भी है हमारा, सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, यानी कि साइंस के विषय में बच्चों आपको केवल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके विषय में आपकी एक बेसिक समझ होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ बात करें तो हमारा भारत का जो इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है साथियों, उस मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे कला और संस्कृति से है, हमारी अर्थव्यवस्था से है, ये संस्कृति होगी, भारतीय कृषि होगी, वाणिज्य एवं व्यापार हो गया, जो हमारी जनसंख्या है साथियों उससे भी क्वेश्चन है। बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी भी है साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, ठीक है। और इसी के साथ बात करें साथियों तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो जीके है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो सामान्य जानकारी है वो भी है। और इसी के साथ बात करेंगे तो हमारी इसमें शामिल बच्चों स्टैटिक जीके भी है। यानी जीएस में बात करें साथियों, पहले नंबर पे आप रखोगे संविधान, उसके बाद आप पढ़ोगे मूल विधि, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो भी हमारे जीएस के अदर सब्जेक्ट हैं उसमें हिस्ट्री है, हमारी ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैपिंग है, अर्थव्यवस्था है, बेसिक साइंस है और स्टैटिक जीके, और साथ में करंट अफेयर भी, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें जो है आपके समझ में आई होगी। तो साथियों हम जल्द ही जो है ऑफलाइन एक बैच भी शुरू करने जा रहे हैं यूपीएसआई का, जल्द ही जो उसकी सूचना है वो डाल दी जाएगी आपको यूट्यूब पे, कब से बैच शुरू होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या फीस होगी, वो सारी जानकारी आपकी यूट्यूब पे ही डाल दी जाएगी। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहोगे तो आप उस वीडियो को देखना और उसमें सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूं आपकी चीजें समझ में आई होगी। कोई समस्या होगी, कोई डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है साथियों। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर।